सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हिंदी विषय के रिवीजन कार्य में आपका स्वागत है। आशा है आपका सुचारू रूप से अध्ययन चल रहा होगा। आपने इस पाठ की रीडिंग कर ली होगी। पूर्व में हम इस पाठ को पढ़ा चुके हैं। ये क्षितिज भाग 2 का 10वां पाठ है, नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ये स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित पाठ है। ये सुप्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश हुए हैं। इनके बारे में हम आपको पूर्व में काफ़ी विस्तार से बता चुके हैं, यहाँ रिवीजन में है। इनका जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। अभी हाल फिलहाल दिसंबर 2019 में ही इनका स्वर्गवास हुआ है। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद ये राजस्थान के औद्योगिक संस्थानों में प्रतिष्ठानों में सेवा कार्य कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। इनकी जो रचना है उनमें प्रमुख है सूरज कब निकलेगा, संधान, आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी। इनके प्रमुख उपन्यास में ईंधन, बीच में विनय आदि। पाठ देखिए, हमारे देश पर मरने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में ये पाठ है। तो पाठ के सार के रूप में स्वयं प्रकाश अपने पाठ में नेताजी का चश्मा में बताते हैं कि सीमाओं से घिरा होने से कोई भूभाग देश नहीं बन जाता। देश उसमें रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों तथा वनस्पतियों के योग से बनता है। इन सबसे प्रेम करना तथा इनको समृद्धि की ओर, उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करना ही देशभक्ति कहलाती है। नेताजी का चश्मा नामक कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों द्वारा देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से किए गए योगदान को प्रकट करती है कि देश के प्रति हम किस किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। इसका एक उदाहरण कैप्टन चश्मे वाले के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख पात्र हैं हालदार साहब, एक पानवाला, कैप्टन और एक छोटा सा बच्चा। हालदार साहब का ड्राइवर ये भी इस पाठ में संलिप्त है। हालदार साहब कंपनी के काम से प्राय उस कस्बे से गुजरा करते थे। जो कस्बा है उस कस्बे का नाम नहीं दिया। वहां एक पान की दुकान थी जहां से वे पान खाते थे। कस्बे के बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की कमर तक की 2 फीट ऊंची मूर्ति लगी हुई थी, प्रतिमा लगी हुई थी, जिसे बस्ट कहते हैं। सिर की टोपी से लेकर के और धड़ के आधे हिस्से तक या दूसरे तीसरे बटन तक का जो भाग मूर्ति का होता है, इस तरह की जो मूर्ति बनाई जाती है उसको बस्ट कहा जाता है। बस्ट लगी हुई थी, मूर्ति सुंदर थी, परंतु नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। यह अभाव उस मूर्ति में रह गया था। मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जल्दी में या तो उस चश्मे को बनाना भूल गया था या फिर बनाते समय उसकी जो बारीकियां थी जिस कारण वो टूट गया था। किसी ने चश्मे का काला चौड़ा फ्रेम मूर्ति की आंखों पर लगा दिया था। पहली बार हलदार साहब ने देखा कि चश्मे का काले फ्रेम, चौड़ा फ्रेम मूर्ति पर लगा हुआ था।
हालदार साहब जब दूसरी बार वहां से गुजरे तो ये देखकर हैरान हो गए कि नेताजी का चश्मा बदला हुआ है। अब उन्होंने काले मोटे चौकोर फ्रेम के स्थान पर एक तार के फ्रेम का गोल चश्मा पहना है। तार के फ्रेम का गोल चश्मा। इस तरह तार के फ्रेम का गोल चश्मा उन्होंने पहना हुआ है। बार बार चश्मा बदला होने पर उन्होंने पान वाले से पूछा। जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, बार बार चश्मा कैसे बदल जाता है। तो उन्होंने उसके पान वाले से इसका कारण पूछा। पान वाले ने बताया कि ये कैप्टन नामक चश्मे वाला यह काम करता है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, वो इस मूर्ति पर से बार बार चश्मा का फ्रेम बदल देता है। जब कोई ग्राहक नेताजी जैसा चश्मा मांगता है तो वे नेताजी का चश्मा उतारकर उसे दे देता है और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। यहां एक पंथ दो काज। एक तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव, दूसरा उस चश्मे वाले ने उस मूर्ति को अपना एक डिस्प्ले बोर्ड बना लिया। उसको अभाव कोई मांगता था उतार कर दे देता था, दूसरा लगा देता था, परंतु बिना चश्मे के उस मूर्ति को नहीं रहने देता। वो इतना नजदीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात। हालदार साहब ने जानना चाहा कि वह चश्मे वाला कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था। ये उसने पान वाले से पूछा। पान वाले ने मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वह लंगड़ा फौज में कैसे जा सकता है। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है। इस तरह से उसने उसका हाथ उड़ाया। तो कैप्टन साहब अच्छा नहीं लगा, कैप्टन जो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। उसने कैप्टन की ओर संकेत किया जो उस तरफ भी आ रहा था कि देखिए वो रहा। एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कैप्टन को देखा, एक बूढ़ा और मरियल आदमी, सिर पर गांधी टोपी पहने, आंख पर काला चश्मा लगाए, उधर की ओर आ रहा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी, छोटा सा बॉक्स। दूसरे हाथ में एक बांस था जिस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था, जैसे गांव में आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने फिर कहीं धनुष बाण लेकर के एक डंडे में बांध करके बेचते हैं। एक नाक कान छेदने वाले आते हैं कटैची सी लेकर के। इस तरह 2 साल तक जब भी हालदार साहब वहां से गुजरे उन्होंने नेताजी का चश्मा बदला हुआ पाया। ये उनका क्रम हो गया, उनकी आदत में आ गया था कि आज चश्मा बदला हुआ होगा। एक दिन हालदार साहब जब वहां से गुजरे तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं लगा था। बिना चश्मा के मूर्ति खड़ी थी। पान की दुकान और अन्य दुकानें भी बंद थी, बाजार बंद था। मन में जिज्ञासा हुई क्या कारण था। उन्हें दोबारा एक बार आए, फिर दोबारा जब कस्बे में आए तो उन्होंने पान वाले से पूछा, इसका कारण पूछा। पान वाले ने बताया कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। इस घटना के लगभग 15 दिन बाद हालदार साहब जीप लेकर उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वह जीप चौराहे पर न रोके, वह पान कहीं और खा लेंगे। क्यों? जब उन्होंने देखा कि अब मूर्ति पे चश्मा बदलने वाला नहीं है तो उनकी जिज्ञासा समाप्त हो गई, क्योंकि वे नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मा के देखना नहीं चाहते थे। परंतु चौराहे पर पहुंचते ही उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा।
और जीप रुकते ही तुरंत कूदकर तेज कदमों से मूर्ति के सामने जा पहुंचे और अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर किसी ने सरकंडे से बना चश्मा लगा दिया था। यह देखकर वे भावुक हो गए और भावुकता में उनकी आंखें भर गई। मन में विचार आया कि आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे देशभक्तों के प्रति अपने मन में सम्मान का भाव रखती है, उनके मन में भी देशभक्ति के प्रति सम्मान जीवित है। इस बात की उन्हें संतुष्टि हुई। यही संदेश स्वयं प्रकाश इस पाठ के माध्यम से को देना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 60 पर आप देखिए, बुक खोल लीजिए। बुक खोल करके उस गद्यांश को ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए, वहां एक गद्यांश है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आपको करने होंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, पाठ पर आपकी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि गद्यांश संबंधी जब हम प्रश्न को करेंगे तो हमें गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान से, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। पूर्ण विराम है, ना पड़ेगा। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। आपने देखा होगा रुक ठहराव, कहां का रुकना है, जहां कोमा है वहां थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना है। ध्यान देना, यही तो रीडिंग का मतलब। कस्बे में एक लड़की का स्कूल, कोमा, एक लड़कों का स्कूल, कोमा, एक लड़कियों का स्कूल, कोमा है यहां पर, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक ठो नगर पालिका भी थी। वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम, यहां में रुक जाना। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यह आपका गद्यांश हो गया। अब गद्यांश संबंधी कुछ प्रश्न है। हमने गद्यांश पढ़ लिया, समझ लिया अच्छी तरह से। अब हमको इसका अर्थ ग्रहण करना है। पहला प्रश्न आता है, प्रश्न का, हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे। बहुविकल्पी है, इसलिए इस तरह का चिन्ह। हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे। पहला विकल्प, क्योंकि कस्बा उन्हें पसंद था। दूसरा, सामान खरीदने के लिए। तीसरा, कंपनी के काम से। चौथा, फिल्म देखने के लिए। चौथा क्या है? फिल्म देखने के लिए।
गद्यांश हमने पढ़ा, गद्यांश में है कि कंपनी के काम से हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से ये आपके इस प्रश्न का उत्तर हुआ। हमने गद्यांश में देखा, विकल्प में भी हमारे सामने कंपनी के काम से। दूसरा प्रश्न आता है ख, कस्बा कैसा था? कस्बा विकल्प है बहुत बड़ा, दूसरा कस्बा छोटा था, तीसरा कस्बा पुराना था, चौथा कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। गद्यांश में साफ लिखा हुआ है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। क्लियर? ग, तीसरा प्रश्न आता है कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति थी? पहला सुभाष चंद्र बोस की, दूसरा नेहरू की, तीसरा महात्मा गांधी की, चौथा चेयरमैन की। चूंकि पाठ सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा चौराहे पर लगाई गई थी, तो उत्तर बनता है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न आता है घ, कबूतरों की छतरी कौन बनवाता था? कबूतरों की छतरी कौन बनवाता था? समाज, हालदार साहब, नगर पालिका, लेखक। एक ठो नगर पालिका थी, नगर पालिका थी तो कुछ काम करवाती थी, उसमें कबूतरों की छतरी बनवाना भी काम है, तो कौन बनवाता था? नगर पालिका। इस तरह से ये विकल्प आपका उत्तर। प्रशासनिक शब्दों में प्रत्यय, प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं। प्र प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है। प्रस ना कोई प्रत्यय होता है ना उपसर्ग होता है। निक कोई प्रत्यय नहीं होता। अब प्रत्यय कौन सा होता है? एक। आपने पढ़ा होगा, एक प्रत्यय होगा। प्रशासन में एक प्रत्यय जोड़ करके प्रशासनिक शब्द बना दिया गया। प्र सा सन में एक प्रत्यय है ना, और प्र उपसर्ग और एक प्रत्यय, प्रशासन। इस तरह से प्रशासनिक शब्द का निर्माण होता है। क्लियर? पूर्व में भी हम अभ्यास करा चुके हैं। अब इसके बाद हम अगले पाठ का हम अभ्यास करेंगे। ये रिवीजन कार्य में, रिवीजन वर्क में अगला पाठ है पाठ 11, बाल गोविंद भगत। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनका जन्म सन 1899 में बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में कि बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। ये विद्यार्थी जीवन से ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद गए थे। इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है, जैसे निबंध में है गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायकौ, मसाल, रेखा चित्र इनके हैं, माटी की मूर्तें, लाल तारा, बाल गोविंद भगत आदि। संस्मरण में मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें। प्रस्तुत जो पाठ है बाल गोविंद भगत, ये बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत लेखक की दृष्टि में एक सन्यासी हैं। वे मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक हैं। वे मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक हैं। वेशभूषा और भारी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहा है कि भारी वेशभूषा और भारी आडंबरें या अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी होता है मानवीय संस्कारों से, मानवीय सरोकारों से।
मानवीय सरोकारों से ही व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। सन्यासी जैसा आचरण करने से व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। क्या है सन्यासी? अयर्नित परोवेति, ये मेरा पराया सन्यासी नहीं करता। सन्यासी के लिए वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी कुटुंब, ऐसे भाव जो रखता है वही सन्यासी बन जाता है। इस रेखा चित्र के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी मिलती है। इसमें सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लेखक बताता है कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के खूब गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर की आयु, सफेद बाल, तन पर केवल लंगोटी और कबीरपंथी कनफटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली, यह था उनका रूप और वेशभूषा धारण कर लिया। उनका परिवार था, वे खेती बाड़ी करते थे। वह एक कबीरपंथी गृहस्थ साधु थे। वह मधुर स्वर में कबीर के पदों का गायन करते थे। उनका जो गायन है वो 12 महीने प्रातः से रात तक निरंतर चलता है, सुबह से लेकर रात। कभी प्रभाती गाते थे, कभी संध्या गाते थे, कभी दोपहर में खेत पर काम करते हुए भी गायन करते थे। वे खेत पे पूरा परिश्रम करते थे। उनका एकमात्र विवाहित पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर बाल गोविंद भगत के सच्चे वैराग का पता चलता है। वह शोक संतप्त न होकर के, उस पुत्र के शोक में दुखी न होकर के मृत्यु को आत्मा से परमात्मा के मिलन को मानते हैं कि आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल रही है, मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु को दुख का नहीं, मिलन का विषय मानते हैं। वे अपनी पुत्र वधू को उसका शोक मनाने से मना करते हैं। वो कहते हैं उत्सव। कबीरदास जी ने भी कहा है, दुल्हन गावो मंगल चार, मेरे घर आए राजा राम। इस आत्मा रूपी दुल्हन के घर में परमात्मा रूपी राजा राम अवतार के रूप में आए। इसलिए शोक मत मनाइए, यहां आत्मा परमात्मा के मिलन का समय है। स्वयं पुत्र के शव के पास बैठकर कबीर के पद गाते हैं। वे अंधविश्वासी नहीं थे और पुरानी रूढ़ियों को मानने वाले नहीं थे। उन पर आधुनिक विचारों का प्रभाव था। वे अपनी पुत्र वधू से ही पुत्र को मुखाग्नि दिलाते हैं तथा विधवा पतों का दूसरा विवाह करने का आदेश उसके भाई को देते हैं। अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हुए कबीर पद को गाते हुए वे इस संसार से विदा लेते हैं। यही इस पाठ का सार है। पूरी तरह से आप पाठ पढ़ चुके होंगे। पूर्व में भी हम आपको पाठ की पूरी तरह से विस्तार से व्याख्या बता चुके हैं। आपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से रीडिंग की होगी। पाठ्य पुस्तक खोलिए, अपने सामने रखिए। अब देखिए, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर को चाहते गद्यांश परिवर्तन हुआ है सिलेबस में। बहुविकल्पी प्रश्न बताए जा रहे हैं सिलेबस के आधार पर कि बहुविकल्पी गद्यांश है आपके सामने। आप देखिए पृष्ठ 70 पर आपका गद्यांश, पृष्ठ 70 यानी 70 आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 70 पर यह गद्यांश है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने का अभ्यास करेंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मिल गया होगा, मिला नहीं मिला? देखिए, किताब आप खोल लें, लापरवाही न करें। वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फिल्म की तरह वीडियो देखें, नहीं, बिल्कुल अध्ययन की तरह, पढ़ाई की तरह आपको करना है। आप पुस्तक खोल लीजिए, देखिए ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी
या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते हैं। ये क्लियर? गद्यांश समझ में आ गया? देखिए रामानंदी तिलक इस तरह से होता है। ये रामानंद देखा होगा आपने, कितने बाबाजियों को लगाए हुए इस तरह का तिलक वो लगाते थे। अब देखिए गद्यांश पे आधारित कुछ 5 प्रश्न हमने यहाँ दिए हुए। सबसे पहला प्रश्न, कब बाल गोविंद भगत थे? विकल्प में गद्यांश में बाल गोविंद भगत थे, क्या थे? गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है हमें। पहली लाइन देखिए, बाल गोविंद भगत मदोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत थे मजोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति, नाटे कद के सांवले आदमी, लंबे कद के गोरे आदमी, मजोले कद के सांवले व्यक्ति। अब गद्यांश के आधार पर उचित विकल्प क्या हुआ? मजोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति, ये इसका पहले प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है, था बाल गोविंद की आयु 60 के ऊपर की होगी, क्योंकि कैसे अंदाज लगाया? कैसे कह सकते हम 60 के ऊपर की होगी? लेखक ने कैसे आइडिया लगाया? उनके बाल खिचड़ी थे, उनके बाल सफेद थे, उनके बाल उड़ गए थे, उनकी कमर झुक गई थी। गद्यांश में देखिए क्या है? गद्यांश में जब हम देखते हैं तो 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे। अर्थात बाल पकने का मतलब बाल सफेद हो गए थे, बाल सफेद हो गए थे, पक गए थे। तो क्या उत्तर हो गया? उनके बाल सफेद थे। ये तीसरा प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत पहनते थे। विकल्प है कुर्ता पाजामा, कुर्ता धोती, लंगोटी या कनफटी टोपी। लंगोटी, बहुत कम कपड़े पहनते थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते। ये था, कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। क्या रहा? तो लंगोटी व कनफटी टोपी। ये विकल्प, ये आपका विकल्प, ये उत्तर आपका सही निकल गया। अब अगला प्रश्न देखिए, घ बाल गोविंद भगत से संबंधित नहीं है। मतलब इस गद्यांश में कुछ बाल गोविंद भगत की चीजें दी हैं जिनका वो प्रयोग करते हैं। नीचे विकल्प ने दिया है कनफटी टोपी, रामानंदी तिलक, जनेऊ, तुलसी की माला। हम जानते हैं कनफटी टोपी इसमें दिया हुआ है, कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी तिलक, चंदन माने तिलक, ठीक है, गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला। ये 3 चीज इनसे संबंधित है। नहीं है पूरे गद्यांश में तो कहीं इनके जनेऊ के बारे में कोई, अर्थात इनसे संबंधित क्या नहीं है? जनेऊ नहीं। कबीर पंथी कहते हैं, किसे कहते हैं? कबीर का मार्ग, कबीर की झोपड़ी का रास्ता, कबीर के लिए यात्रा करने वाला, कबीर का अनुयायी। पंथ, पंथ माने होता है रास्ता, कबीर पंथ, कबीर का मार्ग नहीं हो सकता क्योंकि अब पंथी है, कबीर के मार्ग को मानने वाला हो सकता है।
कबीर के मार्ग पर चलने वाला, कबीरपंथी का मतलब होता है कबीर के मार्ग पर चलने वाला। यहां क्या दिया गया है? कबीर का मार्ग नहीं, कबीर की झोपड़ी का रास्ता नहीं होगा। पंथी माने चलने वाला, राही, यात्री, कबीर के लिए यात्रा करने वाला नहीं। अर्थात यहां पे कबीर का अनुयायी, अनुयायी माने कबीर का समर्थक, कबीर के मार्ग पर चलने वाला, कबीर के रास्ते पर चलने वाला। तो इसलिए यहां पर विकल्प क्या रहा? कबीर का अनुयायी। ये आपका विकल्प। ये पांचों प्रश्नों के आपके उत्तर हमने आपके सामने रख दिए हैं। इसी तरह से आप गद्यांशों के अध्ययन करेंगे, प्रश्न बनाने की प्रयास करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।